नमस्कार दोस्तों। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, बस एक कामयाबी ऐसी है जो ठोकर खाने से ही मिलती है। तो आप इस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कीजिए और आपकी गलतियों को सुधारिए कि आप कहां पर आपने पुराने पेपर में गलती की है और कहां आपसे गलती हुई है, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। क्योंकि आगामी भर्तियों में रक्त परिसंचरण से प्रश्न आएगा, ये निश्चित। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त परिसंचरण आगामी भर्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आने वाली जो बात करें, राजस्थान पुलिस की बात करें, रिट की बात करें, 21 तारीख 19 से लेकर 21 तक होने वाली 4th ग्रेड श्रेणी के अंदर ध्यान रखिए, रक्त परिसंचरण का प्रश्न निश्चित ही आएगा। ध्यान रखिए, हारा वही है जो लड़ा नहीं, इसलिए ध्यान रखिए आप इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। अच्छी तरह इसका एनालिसिस करिए और अच्छी तरह ध्यान से टेस्ट सीरीज को आप देखिए किस तरह इसके प्रश्न आए थे और अब किस तरह आ सकते हैं। अब देखिए, पढ़ेंगे मानव में रक्त प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाता है और किस कोशिका में। तो देखो मित्र, ये प्रश्न क्या है कि शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो ब्लड पाया जा रहा है, रक्त, उसमें कणिकाएं होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। तो कौन सी कोशिकाएं सबसे अधिक पाई जाती है? सबसे अधिक कोशिकाएं कौन सी पाई जाती है? तो सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? आरबीसी। और आरबीसी को क्या कहा जाता है मित्रों? एरिथोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है? एरिथोसाइटोसिस या लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका। तो ध्यान रखिए मित्रों, लाल रक्त कणिका सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। लगभग ये 52 लाख समथिंग पाई जाती है। महिलाओं में 45 से लाख से ऊपर होती है। ध्यान रखिए, बिंबाणु ये 1.5 लाख के आसपास होती है। ल्यूकोसाइट 7000 से लेकर 8000 तक पाई जाती है। तो आपसे बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में कौन सी पाई जाती है? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक मित्रों, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात पूछ ले, इसका रेशो पूछ लिया जाए तो 600 अनुपात 1 का रेशो होता है इनका। ये लगभग कितनी होती है? 52 लाख के आसपास होती है। जबकि ये बात करें तो ये 7000 से 8000 के मध्य होती है मित्रों। 7000 से 8000 के मध्य पाई जाती है, जबकि ये 52 लाख के आसपास पाई जाती है। तो इनका अनुपात आ जाए तो ध्यान रखिए 600 अनुपात 1 होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात। नेक्स्ट प्रश्न देख, प्रश्न नंबर 2। नीचे 2 कथनों दिए गए जिसमें रक्ताधान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण कराया जाता है। रक्त उत्पादन अथवा रक्त का संचरण संचारित किया जा सकता है। सत्य कथन कौन सा? इसमें कथन के बारे में निष्कर्ष बताना है। इसमें से सही क्वेश्चन, सही आंसर कौन सा हो सकता है? ये सीईटी में ही आया हुआ प्रश्न है मित्रों। देखिए, पहला, रक्ताधान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में परिसंचरण तंत्र, रक्त उत्पादन अथवा रक्त को संचरित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। रक्तदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, यानी बिल्कुल सही है। दूसरा, पहला रक्त संचरण कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ये देखिए, रक्त संचरण यानी रक्ताधान, रक्ताधान की बात करें, रक्ताधान की बात करें हम तो पहला रक्त कार्ल लैंड स्टीनर ने किया, बिल्कुल गलत आंसर है। तो इसका पहला आंसर कौन सा सही होगा? इसका कथन निष्कर्ष ए सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि ये दूसरा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, पर पहला कथन यहाँ पर दूसरा गलत है, यहाँ पर सही है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर पहला तो सही है, लेकिन दूसरा आंसर इसका कार्ल लैंड स्टीनर गलत है, क्योंकि बैप्टिस्ट की बात करें, बैप्टिस्ट जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले एक वर्षीय एक बालक में भेड़ का के रक्त का क्या करा? रक्तदान किया था सबसे पहले जेन बैप्टिस्ट ने, जबकि कार्ल लैंड स्टीनर गलत आएगा। जेन यहां पर क्या आएगा? बैप्टिस्ट कौन आता है? बैप्टिस्ट, जिसने पहली बार भेड़ के रक्त का दान, यानी एक 15 वर्षीय बालक के अंदर
भेड़ का रक्तदान कराया, ये प्रयोग किया था किसने? जैन व्यक्ति ने। जबकि आंसर यहाँ पर क्या है? कार्ल एंड स्टीनर। कार्ल एंड स्टीनर तो क्या करा था मित्रों? कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त का वर्गीकरण क्या किया था? कार्ल एंड स्टीनर ने क्या किया था? रक्त का वर्गीकरण। रक्त का क्या करा था मित्रों? रक्त का वर्गीकरण किया था। क्या किया था? रक्त का वर्गीकरण। एबीओ, एबीओ रक्त तंत्र बनाया था कार्ल एंड स्टीनर ने। जबकि परिसंचरण की बात करें, रक्त संचरण की, रक्तदान की बात करें तो कौन आएगा? बैप्टिस्ट। कौन आएगा? बैप्टिस्ट। ठीक, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो ध्यान रखिए, रक्तदान कराने में बैप्टिस्ट ने योगदान दिया है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा इसमें मित्रों? पहला सही है और दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए मित्रों, आरएच असंगत अथवा एक अवस्था है जो विकसित होती है जब। अब आरएच क्या है? तो आरएच के बारे में समझिए मित्रों। आरएच क्या है? आरएच एक प्रतिजन है। क्या है? प्रतिजन, प्रतिजन कारक है। ठीक, दूसरा इसे क्या है? कार्ल एंड स्टीनर ने खोजा। किसने? कार्ल एंड स्टीनर व वीनर ने। किसने? कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने खोजा इसको। ये बात करें आरएच कारक की, तो आरएच कारक रक्त किसके अंदर? मकाका रीसस बंदर के रक्त में खोजा गया। बंदर के रक्त में खोजा गया। तो आरएच कारक क्या है? एक प्रतिजन है। किसने खोजा? वीनर। वीनर और कार्ल एंड स्टीनर ने मकाका रीसस बंदर में, मकाका रीसस बंदर में खोजा था। तो यहां पर क्या है? आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। पुरुष आरएच पॉजिटिव की बात करें तो हम बात करें विश्व की बात करें, विश्व में आरएच पॉजिटिव, जिनमें आरएच पॉजिटिव पाया जाता है 85%, 15% नेगेटिव है। और भारत की बात करें अपन, भारत की, तो भारत के अंदर 93% पॉजिटिव है, 7% क्या है? नेगेटिव है। तो ध्यान रखिए मित्रों, ये प्रश्न भी आ सकता है। विश्व में आरएच पॉजिटिव कितने हैं? 85%। आरएच नेगेटिव कितने हैं? 15%। भारत में कितने हैं? 93%। और नेगेटिव वाले कितने हैं? 7%। आपसे पूछा है निम्न में से कारक कौन सा सही है? एक धनात्मक गर्भवती महिला के गर्भ से आरएच धनात्मक रुधिर वाला, ये धनात्मक हो गया, और यहां पर महिला भी धनात्मक है। दोनों धनात्मक है। दोनों ही जब धनात्मक होगी तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? दोनों, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक है, दोनों ही धनात्मक है, उस कंडीशन में प्रभाव पड़ेगा क्या? धनात्मक धनात्मक में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा मित्रों, ये बिल्कुल सही है। क्या पूछा है? असंगत। दूसरा ऋणात्मक गर्भवती महिला, यानी ये माइनस है, और ऋणात्मक की पुरुष बच्चा है, शिशु भी ऋणात्मक है, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ये भी बात सही है। ऋणात्मक गर्भवती महिला यानी ये नेगेटिव है, और बच्चा क्या हो गया? पॉजिटिव। अलग अलग चेंजेस हो गए। देखो यहां पर क्या है? नेगेटिव, यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव। और शिशु है गर्भ के अंदर, कौन? शिशु धारण, जिसका क्या? ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और इसका क्या है? नेगेटिव। तो क्या पूछा? असंगत। बिल्कुल गलत। यही आंसर, बिल्कुल सटीक आंसर कौन सा होगा? 4। बात करें तो कौन सा आंसर सही होगा अपना? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल असंगतता को, अवस्था को दर्शाता है। ये कौन सी अवस्था है इसकी? असंगत अवस्था को दर्शाता है। ये अवस्था बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है? एबीओ रक्त समूह, एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है मित्रों? थोड़ी देर पहले मैंने बताया कार्ल एंड स्टीनर ने किसकी खोज की है मित्रों? एबीओ रक्त समूह की। किसकी? एबीओ रक्त समूह के बारे में बताया। किसने बताया? कार्ल एंड स्टीनर ने बताया। जो ये क्या बताता है? यह बहु लक्षणों वाला जीन के बारे में सह प्रभाविता को बताता है। किसको बताता है? सह प्रभाविता को बताता है। वंशावली से संबंध रखता है, वंशावली से संबंध रखता है। तो ध्यान रखिए, वंशावली से संबंध रखता है, बहु लक्षणों को दर्शाता है, सह प्रभाविता को दर्शाता है।
तो ए बी ओ रक्त का क्वेश्चन है, ए बी ओ रक्त में किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है ये, तो आप बताइए। यहाँ पर बहु एलील यानी बहुत सारे युग्मक या जीन बनेंगे, बहुत सारे एलील या युग्मक या जीन का निर्माण होगा। और दूसरा सह प्रभाविता, जो एक दूसरे से इफेक्ट डालेंगे, तो ध्यान रखिए सह प्रभाविता भी आएगा और एलील भी आएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, दूसरा। कौन सा आंसर आएगा मित्रों, दूसरा ऑप्शन आएगा। अपूर्ण प्रभाविता आप जानते हो, जब पूरी तरह प्रभावित नहीं होता, जब ये कौन सा है अपूर्ण प्रभाविता, जब कोई भी जीन पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, तो ये क्या कहलाता है, पूर्णता अपूर्णता, अपूर्ण पूर्वता कहलाती है ये। तो जबकि आंसर इसमें पूछा ए बी और रक्त समूह किसका उदाहरण है, तो आंसर क्या आएगा, बहु एलील का और सह प्रभाविता का। ठीक मित्रों, बात करें आगे नेक्स्ट प्रश्न की। देखो यहां पर निम्न में से आप देखिए मित्रों, निम्न में से सुमेलित कीजिए, निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो आप देखिए सुमेलित में यहां पर रक्त समूह दे रखे, क्या दे रखे मित्रों, रक्त समूह। क्या दे रखे, रक्त समूह। और यह है एंटीबॉडी, क्या है मित्रों, एंटीबॉडी। कैपिटल लेटर में एंटीबॉडी और स्मॉल लेटर में एंटीजन की बात करें, एंटीबॉडी एंटीजन के रूप में पाया गया है। देखो आपको समझना है, पहले तो आपको ध्यान रखें कि रक्त क्या वर्गीकरण किया किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। फिर बात करें ए बी ओ हो गया, फिर ए बी किसने खोजा, ए बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह किसने खोजा, ए बी रक्त समूह की खोज किसने करी है मित्रों, तो डी कैस्टेलो ने। किसने करी है, डी कैस्टेलो ने ए बी रक्त समूह खोजा। कौन सा रक्त समूह खोजा मित्रों, डी कैस्टेलो ने ए बी रक्त समूह की खोज की है। किसकी, ए बी रक्त समूह की खोज किसने की, डी कैस्टेलो ने। तो यानी कितने ग्रुप हो गए, ए बी और ओ। तो ध्यान रखिए 1 2 3 4। तो आपको इस तरह से हो गया है। तो यहां पर एक तरफ रक्त समूह दे रखा है, क्या दे रखा है मित्रों, रक्त समूह दे रखा है। क्या दे रखा है, रक्त समूह दे रखा है। और अब एक तरफ तो रक्त समूह दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, एक एंटीबॉडी की तरह कार्य कर रहा है। तो आप ए में देखिए, ए में, अब ए में जैसे आप लोगों को मैंने बताया है ओ बी और ए बी। एक मिनट देखो जरा, आप देखो मित्रों, यहां पर ओ रक्त वाला ओ से ब्लड ले सकता है, ए रक्त वाला व्यक्ति ए से भी रक्त ले सकता है और ओ से भी रक्त ले सकता है। ये बी वाला बी से भी रक्त ले सकता है और ओ से भी रक्त ले सकता है। देखो यहां पर बात करें ये रक्त समूह की, तो ओ वाला ओ से भी रक्त ले सकता है, ए वाला व्यक्ति जो है ए से भी रक्त ले सकता है और ओ से भी रक्त ले सकता है। यहां पर बी वाला व्यक्ति बी से भी रक्त ले सकता है और ओ से भी रक्त ले सकता है, ए बी वाला सभी से रक्त ले सकता है। तो यहां पर बात करें, यहां प्रतिजन की बात करें, प्रतिजन तो क्या पाए जाते हैं, एंटीजन की बात करें, एंटीजन तो सेम ही रहते हैं, लेकिन प्रतिरक्षी क्या पाए जाते हैं, प्रतिरक्षी उल्टे पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों, बी पाया जाता है। तो एंटीजन तो समान होते हैं, प्रतिजन तो क्या होते हैं, प्रतिजन समान होते हैं रक्त के, जबकि एंटीबॉडी यानी प्रतिजन समान है, जबकि क्या बोले एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी असमान होते हैं। क्या होता है, प्रतिरक्षी असमान होते हैं। समझ गए मित्रों। जैसे बात करें यहां पर बी रक्त समूह है, बी में कौन सा पाया जाएगा, ए पाया जाएगा, ए में कौन सा पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। तो आपको बात करें पहला ही, देखो पहले के अंदर कौन सा आना चाहिए, यहां पर देखो पहले के अंदर कौन सा आएगा, थर्ड। ऐसा कोई है ऑप्शन जो पहले के अंदर, पहला जो है इसका पहले का थर्ड, ऐसा कौन सा दिख रहा है इसमें, ये वाला दिख रहा है, केवल ये वाला समूह दिख रहा है पहले का। अब बी में देखो, बी में देख लो, बी में कौन सा आ रहा है, ए। बी रक्त समूह वाले में ए पाया जाएगा, मैंने बताया ए के अंदर क्या पाया जाएगा, ए के अंदर पाया जाएगा बी और बी में क्या पाया जाएगा, ए। तो यहां पर देखिए मित्रों, बी में क्या पाया जाएगा, बी में पाया जाएगा ए और ए में क्या पाया जाएगा, बी। यहां पर ऑप्शन मिला लीजिए, दूसरे का ऑप्शन ये है। तो इसको एक्यूरेट आंसर कौन सा आ जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर फोर्थ। आंसर फोर्थ बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा इसका।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हो मित्रों, कौन सा है? रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु की बात करें हम, रक्त बिंबाणु की, रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट। रक्त बिंबाणु क्या है मित्रों? थ्रोम्बोसाइट। रक्त बिंबाणु कौन सा है मित्रों? थ्रोम्बोसाइट। की शाब्दिक प्रयुक्त कथन का चयन कीजिए, सबसे ज्यादा प्रयुक्त कथन का चयन कीजिए। रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट के बारे में सबसे प्रयुक्त कथन का चयन कीजिए। इसमें कोई भी केंद्रक नहीं होता, वे कोशिकाएं बहुत छोटे टुकड़ों की होती है, इनमें लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। वे रक्त का, वे ये क्या करते हैं मित्रों? रक्त का क्या करते हैं? वर्गीकरण बताया आपको। जल्दी बताइए फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर? बताइए, सोचिए जब तक पानी पीते। जल्दी आप सोचिए फटाफट, आंसर क्या हो सकता है आपका सटीक आंसर जब तक पानी पीते मित्रों। देखो, आपसे पूछा थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट यानी बिंबाणु। बिंबाणु के लिए सत्य कथन कौन सा हो सकता है? पहले तो आप ये देखिए, इसमें असत्य ढूंढ लीजिए। अगर असत्य आपको पता लग गया तो आपको सत्य अपना आप ही निकल जाएगा इसके अंदर से। देखो, ये लाल रंग के वर्णक होते हैं क्या थ्रोम्बोसाइट? लाल रंग के वर्णक होते कि नहीं होते? ये लाल रंग के वर्णक नहीं होते, यानी एक क्वेश्चन गलत हो गया। ये सबसे प्रयुक्त कथन यानी सत्य कथन पूछा है। कौन सा मित्रों? सत्य कथन पूछा है। तो आपको देखो, यहाँ पर लाल रंग का वर्णक होता है कि नहीं? ये बिल्कुल गलत है। ये थक्के बनाने में सहायक है, सही बात है, थक्का बनाने में सहायक है। वे कोशिका के छोटे टुकड़े होते हैं, ये भी बात लगभग सही है। इनमें कोई केंद्रक बात करे तो केंद्रक नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही बात कर रहा वो प्रतिजन। वे रक्त के कथन और इसमें एंटीजन लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करते हैं, क्या ये सही है? पैदा करते हैं, ये बात भी गलत है। तो लगभग कौन सा आंसर सही सटीक आ सकता है इसका? ए, बी और डी। ए, बी, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ये छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। और ध्यान रखिए मित्रों, बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट की अनुपस्थिति से हीमोफीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? हीमोफीलिया रोग हो जाता है मित्रों। क्या हो जाता है? हीमोफीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है मित्रों? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग हो जाता है, या शाही रोग क्या कहते हैं? शाही रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है? रक्त निरंतर बहता रहता है, रक्त निरंतर बहता है, रक्त निरंतर बहता है, ये शाही रोग है। ध्यान रखें, कौन सा रोग है मित्रों? शाही रोग है। हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइट की अनुपस्थिति, यानी थ्रोम्बोसाइट का खत्म हो जाना, थ्रोम्बोसाइट कम हो जाना, थ्रोम्बोसाइट की वजह से रक्त निरंतर बहता रहता है। रक्त का क्या नहीं बनता? क्लोटिंग नहीं बनती, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता मित्रों? रक्त का थक्का नहीं बनता। इसलिए ध्यान रखिए, इस रोग को क्या कहते हैं? शाही रोग कहते हैं, क्योंकि रानी विक्टोरिया के परिवार में ये रोग खोजा गया था, इसलिए इसे शाही रोगों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव संविष्टि में रुधिर, मानव संविष्टि में रुधिर का एक उदाहरण है। मानव संविष्टि में रुधिर का एक उदाहरण है, बताइए कौन सा उदाहरण होगा? मानव संविष्टि रुधिर के अंदर, रुधिर समूह के अंदर मैंने बताया आपको, बहु एलील भी अपूर्ण प्रभावितता नहीं है, यह अनुवांशिकता का दर्शाता है। बहु प्रभाविता भी नहीं है, असुगुणिता भी नहीं है, ये गुणसूत्रों की है। तो रुधिर की बात करें, ये किसकी असुगुणिता? ये गुणसूत्र की है मित्रों। किसकी है? गुणसूत्र की। ये बहु प्रभाविता किसकी है? जीन की। यह अपूर्ण प्रभाविता किसकी है? अनुवांशिकता की। किसकी? अनुवांशिकता का टॉपिक है। ठीक, प्रभावी व अप्रभावी दोनों जीन प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते। जैसे बात करी
लाल गुलाब और सफेद गुलाब, क्रॉस करा दिया तो क्या बन गया? गुलाबी। तो आपसे बात करी हमने लाल गुलाब की, सफेद गुलाब की, बुला दिया गुलाबी गुलाब, कौन सा? गुलाबी रंग का। तो क्या हो जाएगी? अपूर्ण प्रभाविता। क्या जाएगी? अपूर्ण प्रभाविता। जबकि आंसर पूछा ब्लड का, रक्त का, तो रक्त का एक ही टॉपिक सह प्रभाविता। रक्त का संबंध किससे? रक्त का, रक्त समूह में कौन सा आएगा? सह प्रभाविता। कौन सा आंसर आएगा मित्रों? सह प्रभाविता, पहला आंसर बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया प्रश्न है मित्रों। ध्यान रखिए, ब्लड से एक प्रश्न निश्चित है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो लड़ने का प्रयास नहीं करता। तो ध्यान रखिए, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीता वही है जो डरा नहीं। आगे मित्रों, पहला देखिए आप 7वें नंबर का प्रश्न देखिए। मानव समष्टि में रुधिर का एक उदाहरण है, तो आपने क्या बताया? सह प्रभाविता। कौन सा गया? सह प्रभाविता। आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, 8वां प्रश्न मित्रों, फटाफट देखिए। आने वाले 17-18 दिन के अंदर, 16-17 दिन के अंदर आप इन टेस्ट की तैयारी करिए जम के, इससे प्रश्न बाहर नहीं आ सकता। देखो, बात करें रुधिर वर्गों वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। कौन सा व्यक्ति रुधिर का जो कौन सा वर्ग वाला सबसे ब्लड ग्रहण कर सकता है, जबकि किस ब्लड का व्यक्ति, रक्त वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। तो कौन सा व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है? मैंने अभी जस्ट बताया, यहां पर बताया मित्रों ए बी, यहां पर ए बताया, यहां पर बताया मैंने क्या बताया मित्रों? बी बताया। तो यहां पर बात करें तो ये तो क्या हो जाएगा मित्रों? सर्वग्राही। क्या हो जाएगा? सर्वग्राही। और यहां क्या हो जाएगा मित्रों? यहां बात हो जाएगा सर्वदाता। क्या हो जाएगा मित्रों? सर्वदाता। क्या हो जाएगा? सर्वदाता। तो बात करें ये सर्वग्राही है, ये सर्वदाता है, ये सर्वग्राही है। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों, जो नेगेटिव होता है वो सबको दे सकता है। ध्यान रखिए, ये नेगेटिव वाला सर्वदाता होता है। ध्यान रखिए, नेगेटिव वाला क्या होता है? सर्वदाता होता है। और ए बी पॉजिटिव वाला, ध्यान रखिए, प्रश्न अंदर से ही आएंगे, ध्यान रखना। तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखिए। जो पॉजिटिव होगा वो सर्वग्राही हो सकता है। क्या हो सकता है? सर्वग्राही हो सकता है। लेकिन नेगेटिव वाला सर्वदाता होगा। नेगेटिव वाला क्या होगा? सर्वदाता हो सकता है, यानी सबको रक्त दे सकता है। रक्त सर्वदाता, ब्लड जो ग्रुप की बात करें तो रक्तदाता हो सकता है, सबको रक्त दे सकता है। तो आपको ध्यान रखें, ए बी रक्त समूह मैंने बात करा है, ए बी रक्त समूह क्या होता है? सर्वग्राही होता है। ए बी रक्त समूह जो होता है क्या होता है? सर्वग्राही होता है। ए बी रक्त समूह क्या होता है मित्रों? सर्वग्राही होता है। ए बी रक्त समूह क्या होगा? सर्वग्राही। ये बात ध्यान रखो, सर्वग्राही को ए बी, ये आ गया, ये पॉजिटिव है, ध्यान रखिए। और यहां पर क्या है? नेगेटिव सर्वदाता है। तो ध्यान रखिए, आया हुआ प्रश्न है ये, नेगेटिव जो होगा सर्वदाता होगा, ओ पॉजिटिव वाला सर्वदाता नहीं होगा। ऐसे ही सर्वग्राही की बात करें, या ए बी नेगेटिव वाला सर्वग्राही नहीं होगा। सर्वग्राही यहां पर कौन सा आंसर सही है? ए बी पॉजिटिव। और नेगेटिव वाले में बात करें, ओ में बात करें तो सर्वदाता कौन सा? माइनस वाला। तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, एक तो ये रहा और बी पॉजिटिव, ए बी वाला भी ये रहा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट। यहां पर देखिए, एक व्यक्ति जिसके रक्त में ए प्रतिरक्षी है, जिनमें किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है? जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने मित्रों, यहां पर ए बताया, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, ये बताया। देखो यहां पर पूछा है कि थोड़ी देर में ये वाला ए बी वाला किसे इससे भी ले रहा है और किसे इससे भी ब्लड ले रहा है, तो दोनों से ब्लड ले रहा है। आया मित्रों? तो बात करें ये सेम कंडीशन, और क्या पूछा इसने? बी वाला प्रतिरक्षी किनसे? बी प्रतिरक्षी है, किसी रक्त का प्रतिरक्षी क्या है? बी है, यानी प्रतिरक्षी क्या है उसका? बी है। तो देखो बात करें, यहां से देखो समझो, ए ये आ गया अपने पास ए बी, यहां से ब्लड आ गया बी, और ये आ गया। अब बात देखो मित्रों, इधर हो गया ए, इधर हो गया बी, और यहां हो गया हमारा ओ, यहां हो गया हमारा ए बी। अब वो पूछ रहा है एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है, यानी एंटीबॉडी। मैंने आपको बताया था कि प्रतिजन रक्त के समान होते हैं। ए में प्रतिजन कौन से होंगे? ए में प्रतिजन तो क्या होंगे? ए ही होंगे। लेकिन प्रतिरक्षी क्या होंगे इसमें? प्रतिरक्षी इसमें क्या होगा मित्रों? प्रतिरक्षी इसमें क्या होगा? बी होगा।
प्रतिरक्षी क्या होगा इसमें, बी होगा। ऐसे ही बात करें हम प्रतिरक्षी की बात करें, चाहे स्मॉल लेटर में लिखो चाहे कैपिटल, प्रतिरक्षी क्या होगा, उल्टा इसके विपरीत। ए है तो प्रतिरक्षी क्या होगा, बी होगा। ये लिखो या ये लिखो। आगे मेरी बात समझ में, रक्त में बी प्रतिरक्षी है, यानी बी प्रतिरक्षी ए वाला, तो किन रुधिर समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है, तो किसका रक्त ले सकता है, ए ओ का और ए का। किसका ले सकता है रक्त, किसका ग्रहण कर सकता है, ओ व ए का। ओ व ए का रक्त ग्रहण कर सकता है। तो कौन सा आंसर आएगा मित्रों, ओ और ए का रक्त ग्रहण कर सकता है, पहला ही आंसर बिल्कुल सटीक है इसका। आप देखिए, निम्न में से रक्त का कार्य नहीं है, रक्त का पशु परिचर में आया, ध्यान रखिए, पशु परिचर में 2024 का ही प्रश्न है। निम्न में से रक्त का कार्य नहीं है, ध्यान रखिए मित्रों, रक्त का कार्य नहीं है। कौन सा रक्त का कार्य नहीं है, भोजन के पाचन के लिए एंजाइम उत्पन्न करना, वातावरण और उत्तकों के बीच O2 और CO2 का विनिमय करना, हार्मोनों का परिवहन करना, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करना। तो देखो आप, नहीं है पूछ रहा है, कौन सा कार्य नहीं है, तो आपको पता है इसका काम देखियो, O2 और CO2 का भी आप प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। O2 और CO2 का परिवहन करता है, यह बनाता है ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ब्लड क्या बना लेगा, ऑक्सीजन से रक्त जुड़ जाएगा, रक्त जुड़ते से क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यह CO2 जो क्या बन जाता है, कार्बोक्सी क्या बन जाता है, रक्त बना लेता है, कार्बोक्सी क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी करता है और हार्मोनों का परिवहन भी करता है, पदार्थों को उत्सर्जन में भी सहायक होता है यहाँ पर, लेकिन कौन सा, एंजाइम उत्पन्न नहीं करता। तो ध्यान रखिए, रक्त किसी प्रकार का एंजाइम उत्पन्न नहीं करता, तो इसमें कौन सा आंसर नहीं आएगा, इसमें भोजन के अंदर पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि ये कौन करता है, ग्रंथियां करती है। कौन करती है मित्रों, ये काम ग्रंथियां करती है। कौन करती है, ग्रंथियां। ये कार्य कौन करेगी, ग्रंथियां करती है। एक सामान्य हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, एक सामान्य हृदय की बात करें, सामान्य हृदय में कितने खाने होते हैं, आपको पता है, ध्यान रखिए, मानव हृदय कितने चेंबर का होता है, मानव हृदय के अंदर कितने चेंबर होते हैं मित्रों, 4 चेंबर होते हैं। कितने, 4 चेंबर। मछली में कितने चेंबर होते हैं मित्रों, 2 चेंबर होते हैं। तो ध्यान रखिए, मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठे होते हैं, 2 आलिंद व 2 नीले। मानव हृदय का आकार मुट्ठी या शंक्वाकार, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है मित्रों। हृदय का भार, हृदय का भार 280 से 300 ग्राम। ध्यान रखिए, हृदय का मजबूत, हृदय का मजबूत, ध्यान रखिए, हृदय का मजबूत कोष्ठ कौन सा है इन खानों में, इन 2 नीले और 2 आलिंदों में कौन सा, तो ध्यान रखिए यहां पर बायां नीले, कौन सा, बायां नीले, बायां नीले कौन सा होता है, मजबूत कोष्ठ बायां नीले। मोटी दीवार बायां नीले की। उच्च दाब, उच्च रक्तदाब किसमें पाया जाता है, बायां नीले में। तो ध्यान रखिए, बायां नीले क्या होता है, हृदय का मजबूत कोष्ठ होता है, उच्च मोटी दीवार वाला होता है, उच्च रक्तदाब पाया जाता है। और ध्यान रखिए, शुद्ध रक्त कहाँ आता है, शुद्ध रक्त, ये तो दायां आलिंद और यह है बायां आलिंद। तो ध्यान रखिए मित्रों, यहां पर है बायां आलिंद, तो ध्यान रखिए यहां तो आता है अशुद्ध, अशुद्ध रक्त, कौन सा रक्त, अशुद्ध, यहां आता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। ये शुद्ध रक्त कौन सा है मित्रों, ये ध्यान रखिए O2 वाला, और ये कौन सा है, अशुद्ध CO2 वाला मित्रों, कौन सा है, CO2 वाला। ये वाला जो चेंबर होता है सबसे बड़ा होता है, यहां ध्यान रखिए पेज मेकर लगाया जाता है, पेज मेकर, पेज मेकर लगा होता है। ये क्या होता है, हृदय गति निर्धारक, क्या होता है मित्रों, हृदय गति निर्धारक।
क्या होता है? हृदय की गति कंट्रोल करने वाला भाग क्या होता है? दायां आलिंद। कौन सा होता है? दायां आलिंद होता है। यहाँ पर ऐसे नोड पाया जाता है। अभी तो आपसे प्रश्न इतना पूछा है कि हृदय में प्रकोष्ठ कितने होते हैं, तो हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। ध्यान रखिए 13 खंडों का प्रकोष्ठ, 13 खंडों का, 13 कोष्ठों वाला केच कॉकरोच। कॉकरोच कौन होगा मित्रों? तिलचट्टा या कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर कितने खंड होते हैं? हृदय के 13 खंड होते हैं। कितने होते हैं? 13 खंड। ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में, पिंबाणुओं में, श्वेत लाल रक्त कणिकाओं में। हीमोग्लोबिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कौन परिवहन करता है? लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है ये क्या कहलाते हैं? हिम प्लस ग्लोबिन। क्या होता है मित्रों? हिम प्लस ग्लोबिन। तो क्या बन जाता है? हीमोग्लोबिन। तो ध्यान रखिए इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? एफी तत्व। ध्यान रखिए हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है मित्रों? ध्यान रखिए श्वसन वर्णके। क्या है? श्वसन वर्णके। क्या है हीमोग्लोबिन? श्वसन वर्णके। ध्यान रखिए धातु पूछ ले आपसे, धातु तत्व पूछ ले आपसे, तो एफी धातु है। तो परिवहन कौन करता है? आरबीसी परिवहन करती है। आरबीसी परिवहन करती है। क्या करती है? परिवहन। हीमोग्लोबिन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जोड़ता है। क्या जोड़ लेता है? ऑक्सीजन के साथ। क्या बना लेता है मित्रों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है मित्रों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। आगे समझे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर आरबीसी में क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका परिवहन कौन करता है? आरबीसी करती है, यानी लाल रक्त कणिकाएं। कौन करेगी मित्रों? लाल रक्त कणिकाएं। सटीक आंसर बिल्कुल कौन सा आएगा? दूसरा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन जनित। बात करें ऑक्सीजन रुधिर के से विभिन्न भागों तक किनकी सहायता से जाता है? ऑक्सीजन जनित रुधिर किसकी सहायता से? यानी O2 वाला रक्त, O2 युक्त रक्त का परिवहन धमनियां करती है। कौन करती है मित्रों? धमनियां। और CO2 वाला कौन करता है? शिरा। कौन करता है? शिरा। तो CO2 वाला ब्लड का परिवहन कौन करता है मित्रों? शिरा करती है। और वो क्या करता है? धमनी करती है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर O2 वाला पूछा, यहाँ पर पूछा ऑक्सीजन जनित रक्त। कौन सा आंसर आएगा? धमनियां। ध्यान रखना है मित्रों, फुसफुसीय धमनी पल्मोनेरी। एक चीज है पल्मोनेरी धमनी व पल्मोनेरी शिरा, ये विपरीत कार्य करती है, विपरीत कार्य करती है। ध्यान रखना, ये पल्मोनेरी शिरा, पल्मोनेरी धमनी विपरीत कार्य करती है। जबकि धमनी क्या करती है मित्रों? धमनी शुद्ध रक्त O2 रक्त का परिवहन। और शिरा क्या करती है मित्रों? शिरा CO2 रक्त परिवहन। शिरा क्या करती है? CO2 वाला रक्त का परिवहन करती है। देखो मित्रों, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा? ये देखिए आप, तो सत्य कथन कौन सा है? आप देखिए यहां पर आया हुआ प्रश्न है, श्वेताणु रक्तहीन होते हैं। कौन सा कथन सत्य? फटाफट बताइए कौन सा कथन सत्य होगा इसमें से? कौन सा कथन सत्य हो सकता है, आपको बताना है। श्वेत केंद्र के रहित होता है, वृद्ध अवस्थितिग्रस्त रुधिर कणिकाएं पीलिया में नष्ट होती है। बिल्कुल सही आंसर। बिंबाणु रक्त यकृत से होता है, बिल्कुल गलत आंसर। अकणिकाएं हिस्टामिन, सेरोटोनिन और विपेरिन को बनाती है, स्त्रावित करती है। और वृद्ध क्षतिग्रस्त लाल रुधिर कणिकाएं पीलिया में नष्ट हो जाती है। बिल्कुल सटीक आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। वृद्ध व क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान किसे कहते हैं मित्रों? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पीलिया को। किसे कहा जाता है? पीलिया को। बिल्कुल सही टीका आंसर है पीलिया। तो ध्यान रखिए आरबीसी का विखंडन, आरबीसी का
विखंडन, आरबीसी का विखंडन कहाँ होता है मित्रों? शुरू होता है। आरबीसी का विखंडन कहाँ शुरू होता है? तो ध्यान रखिए मित्रों, यकृत में, इसमें होता है यकृत में। आरबीसी का विखंडन कहाँ शुरू होता है? यकृत में शुरू होता है। और कब्रिस्तान समाप्त कहाँ होती है? पिलिया में। बिल्कुल सही आंसर, सत्य कथन पूछा है मित्रों। क्या पूछा है? सत्य कथन पूछा है। बात करें मित्रों, सत्य कथन पूछा है इसमें। सामान्य वयस्क में व्यक्ति कुल कितना रक्त होता है? सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है? तो देखिए 5 लीटर, 4 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर। तो ध्यान रखिए कौन सा आंसर आएगा। तो ध्यान रखिए सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति में 5 से 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। 5 से 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। तो ध्यान रखिए रक्त का पीएच, पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच 7.4, यानी हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है मित्रों? हल्का क्षारीय होता है रक्त का। रक्त की क्षारीयता 4.5 से 5.5 सेंटीपुआइज, क्या होती है? सेंटीपुआइज होती है क्षारीयता, ध्यान रखिए। और रक्त शरीर के भार का, शरीर के भार का 5 से 7% होता है। शरीर के भार का 5 से 7% होता है। यहाँ पूछिए कुल कितना होता है? तो 5 से 5.5 लीटर। तो आंसर कौन सा आएगा मित्रों यहाँ पर? बिल्कुल 5 से 6 लीटर रक्त का परिवहन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों। यहाँ पर देखिए आरएच कारक की खोज किसने की है? तो ध्यान रखिए कार्ल एंड स्टीनर। आपको पता है हेक्सलेन नहीं है, डार्विन नहीं है, बेसले नहीं है। तो आंसर को सटीक पता ही है। रक्त का वर्गीकरण किसने करा है? कार्ल एंड स्टीनर। जब आरएच कारक खोजा किसने? बीनर ने। तो ध्यान रखिए बीनर हो, बीनस हो, बीनर हो, एक ही बात है, टेंशन मत लो। तो बीनर और बीनस दोनों ही राइट है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पर कार्ल एंड स्टीनर के साथ कौन आया? आरएच कारक। आरएच कारक किसमें खोजा गया? आरएच कारक क्या है? कारक किसमें खोजा गया? मकाकारीसस बंदर में। किसमें खोजा गया? मकाकारीसस बंदर में खोजा गया है। ठीक, मकाकारीसस बंदर में खोजा गया और कार्ल एंड स्टीनर व बीनर ने खोजा था। ध्यान रखो मित्रों। और इसका टीका, इसका टीके की बात करें, टीका कौन सा? रोहोगम। कौन सा है? रोहोगम या आरएच डी का टीका। रोहोगम और ये टीके, दो टीके इसके लग रहे हैं मित्रों, ध्यान रखें। तो कार्ल एंड स्टीनर और बीनर ने खोजा है। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों। बात कर रहे हैं हम नया प्रश्न। यहां पर देखिए, कोई बात नहीं, जस्ट ठीक। मानव में रक्तदाब, मानव में रक्तदाब बताइए मित्रों। रक्तदाब आपको पता ही है कि 120/80 होता है। mmHg होता है। mmHg सही है, mmHg सही है, ये भी सही है। यहाँ सही है पर यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, पर ये लगभग सही है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? 120/80 वाला कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? 80/। यदि पिता आरएच पॉजिटिव है, यदि मेल की बात करें, मेल आरएच पॉजिटिव है, ठीक, और फीमेल आरएच नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव है, ठीक है। आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव इन माता का पहले प्रसव में तुरंत बाद दिया जाता है कौन सा टीका? आरएच का टीका दिया जाता है मित्रों। टीका, आरएच टीके की बात करें तो टीका कौन सा है? रोहोगम प्रतिरक्षी टीका, या आरएच डी का टीका, या RH0 अपूर्ण का टीका, ठीक, ये टीके दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और कब दिया? प्रथम प्रसव के, प्रथम प्रसव के 24 से 72 घंटे, 72 घंटे के अंतराल में दिया जाता है। 24 से 72 घंटे के अंतराल में दिया जाता है। ध्यान रखिए 24 से 72 घंटे के अंतराल में प्रथम प्रसव के बाद किसको दिया जाता है? महिला को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? महिला को।
तो ध्यान रखिए मित्रों, ये वाला जो टीका लगता है जो 72 घंटे से पहले, 72 घंटे से के भीतर प्रथम प्रसव के समय, तो ध्यान रखिए ये वाला टीका दिया जाता है आरएच के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर किस रक्त आधान रक्त स्तंभि, बात करें हम रक्त आधान में रक्त रोधी स्कंदन रोधी की तरह उपयोग में लिया जाता है। यानी बात करें हम थैलियों में भरने के लिए, बोतलों में जो रक्तदान किया जाता है उनको किस तरह स्टोर किया जाता है, रक्त को सुरक्षित रखने के लिए, रक्त को सुरक्षित रखने के लिए, रक्त को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है मित्रों, सोडियम सिट्रेट या सोडियम साइट्रेट का उपयोग किया जाता है। किसका मित्रों, सोडियम सिट्रेट व सोडियम साइट्रेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, कौन सा एक रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है, सबको रक्त दिया जा सकता है, रक्तदाता, सार्वभौमिक रक्त, सर्वदाता कौन सा होता है मित्रों, ओ, यहां पर ध्यान रखिए तो ओ नेगेटिव वाला सर्वदाता होता है। आगे वैसे ओ वाला जो है जो प्लस को भी दे सकता है माइनस को भी दे सकता है, ध्यान रखिए दोनों को दे सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ओ पॉजिटिव वाला नहीं दे सकता। तो ध्यान रखिए ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है। ओ नेगेटिव क्या होता है मित्रों, सर्वदाता होता है। देखो इधर एरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस का रोग किस आरएच कारक के कारण होता है, किस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो आपने मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया आरएच पॉजिटिव मेल होगा, फीमेल क्या हो जाएगी, आरएच नेगेटिव फीमेल हो जाएगी। जो प्रथम प्रसव होगा, एक बच्चा हो जाता है माता के गर्भ में, पहला बच्चा हो जाता है, तो पहला बच्चा प्रथम शिशु, जो प्रथम शिशु पर कोई फर्स्ट शिशु में कोई दिक्कत नहीं है, या टीका लग जाए। यहाँ पर जो सेकंड शिशु होगी, दूसरी संतान होगी, उस दूसरी संतान के अंदर ये रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला रोग। तो सेकंड संतान में होता है, कौन सी संतान में, दूसरी संतान में, सेकंड संतान में, कौन सी संतान में आरएच, तो आंसर कौन सा आएगा, दूसरी, कौन सी संतान में, दूसरी संतान में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो दूसरे बच्चे की आरएच प्रतिरजन, क्योंकि यहाँ बच्चा क्या है, आरएच पॉजिटिव, महिला क्या है, आरएच नेगेटिव, बच्चा क्या है, आरएच पॉजिटिव, पुरुष पॉजिटिव, बच्चा पॉजिटिव, महिला का गर्भाशय जो होगा पूरा यूट्रस होगा, जो गर्भाशय, ये गर्भाशय में क्या बन जाएगा, आरएच प्रतिरक्षी बन जाते हैं। ठीक, तो आपको ये क्या, बच्चा, दूसरा बच्चा जो होता है वो क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, दूसरा बच्चा क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कौन सा बच्चा आएगा, दूसरा बच्चा। तो देखो इधर एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, एनीमिया रोग देखो प्रोटीन कमी से, वसा कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो किसके, आयरन कमी से, आयरन बोले तो Fe+2 की कमी से। तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदित प्रोथ्रोम्बिन का सक्रियण रोकता है। प्रोथ्रोम्बिन का सक्रियण कौन रोकेगा, यानी प्रोथ्रोम्बिन का सक्रियण रोकता है, यानी प्रतिस्कंदित जो निम्न रुधिर में प्रतिस्कंदित पदार्थ, यानी एंटीक्लोटिंग प्रतिस्कंदित पदार्थ, यानी रक्त का थक्का बनने से रोकने वाला प्रोटीन कौन सा आएगा, हिपेरिन। कौन सा आ जाएगा मित्रों, हिपेरिन। कौन सा आएगा, हिपेरिन। और ये लीवर की सहायता से ही बन रहा है, तो कौन सा आएगा, हिपेरिन। एंटीक्लोटिंग है, ध्यान रखिए, रक्त को शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर में रक्त जमने से रोकता है।
तो कौन है, हिपेरिन। देखो मित्रों, अब हिपेरिन ध्यान रखें, आपको पता ही है हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है। निम्न में से कौन सा रक्त सार्वभौमिक ग्राही है? जस्ट थोड़ी देर पहले ही करा था, सबसे अभी करा था सर्वदाता। अब बात करें ग्राही वाला, कौन सी ग्राही की? पहले वहां क्या था, दाता। तो आपको मेरे बताइए, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ए बी, ठीक मित्रों। तो यहाँ पर बताया था, यहाँ पर ओ वाला था, तो ओ वाला सबको रक्त दे सकता है, ठीक मित्रों, ओ वाला सबको रक्त दे सकता है। और बात करें ए बी प्लस वाला, सबसे रक्त ग्राही कर सकता, सर्वग्राही होता है। क्या होता है? ए बी प्लस वाला रक्त ग्राही। तो ध्यान रखें, ए बी प्लस वाला सर्वग्राही होता है। तो यह सर्वग्राही हो जाए तो सर्वग्राही के लिए कौन सा आएगा? ए बी प्लस वाला। ए बी वाला सर्वग्राही होता है, और ये ओ वाला जो होगी बात, ये सर्वदाता होता है। क्या होता है मित्रों? सर्वदाता। समझ गए? यहां तो माइनस आएगा, यहां पर ग्राही में क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस वाला सबको रक्त दे सकता है, माइनस सॉरी प्लस वाला सबसे रक्त ले सकता है, ग्राही वाला ए बी प्लस वाला सबसे रक्त ले सकता है, ओ माइनस वाला सबको रक्त दे सकता है। यहां पर देखिए मित्रों, किस परिस्थितियों में बात करें, हम किस परिस्थितियों की बात करें, यहां पर किस परिस्थितियों में प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होगी? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया हो सकती है मित्रों? बताइए आप, बताइए। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है, ए को रक्त दिया जा रहा है। एक व्यक्ति जिसका रक्त ए बी है, जो बी को रक्त देता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, ओ को रक्त समूह देता है। एक व्यक्ति जिसका समूह ओ है और ए को रक्त देता है। बताइए आंसर मित्रों, जल्दी आंसर बताइए, कौन सा सटीक आंसर होगा इसमें? आपको बताना है ए इसमें से रक्तदाता कौन सा सही कथन है। सही कथन का चयन करना है आपको। प्रतिरक्षी प्रतिजन परस्पर क्रिया बात कर रहे हैं हम, वो किस कंडीशन में हो सकती है? प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया, यानी इसे कहते हैं रक्त समूहन, या बात करें रक्त अभिश्लेषण, रक्त समूहन या रक्त अभिश्लेषण। यानी ध्यान के इस नलिका में यहाँ पर प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया हो जाती है आपस में। ये रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त के गुच्छे, रक्त कोशिका के गुच्छे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं मित्रों? रक्त कोशिका के क्या बन जाते हैं? गुच्छे बन जाते हैं। रक्त थक्का बन जाता है, रक्त का क्या बन जाता है? थक्का बनने लग जाता है, और रक्त बहना बंद हो जाता है। तो ऐसी कैसी कंडीशन किस प्रक्रिया में होगी? यहां पर बताइए, एक व्यक्ति जिसका ओ रक्त है, कौन सा रक्त है? ओ, या मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ओ से ए बी, और रक्त समूह वाला समूह है, एक को किसको देता है? एक पहले देखो, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है, ये ए बी वाला हो गया, और किसको रक्त, उसे ए बी का रक्त दिया जाता, दे सकता है, दिया ना, ए वाले को ए बी का रक्त दिया, ये भी सही है, प्रतिरक्षी होगी, सही है। और एक व्यक्ति जिसका रक्त ए बी है और उसे बी रक्त का दिया, ये वाला बी वाला भी दे सकता रक्त, ये भी सही है, ठीक है। एक व्यक्ति जिसका रक्त ए है, एक रक्त समूह ए है, ये है, ठीक, उसे ओ समूह दिया जाता है, ओ समूह दिया जाता है, बिल्कुल सही, ये ओ समूह दे दिया, ये वाले को दे दिया ना, ये वाले को, ये देखो ए वाला है, वो दे, ये देखो ए है, ये ए आ गया, ये ओ है और ये ए है। अब बोला ए वाले को ओ वाला रक्त दे सकता है, ये दे रहा है ना, नहीं दे रहा? दे रहा है, यानी बिल्कुल सही है। या एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ओ है, ये ओ है, ये ए का रक्त दिया जा सकता है, इसका रक्त इसको लगेगा क्या? इसका रक्त इसको आएगा क्या? नहीं आ सकता, यानी कौन सा प्रतिजन? इस गलत रक्त है। तो जब विपरीत रक्त चढ़ा दिया, गलत रक्त चढ़ा दिया जाएगा। जब विपरीत या बेमेल रक्त चढ़ाया जाता है तो प्रतिजन
प्रतिरक्षी क्रिया होती है, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया होती है। आगे मित्रों, प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया होती है। यहाँ पर बेमेल और रक्त हो गया, यहाँ पर ही नहीं चढ़ सकता, लेकिन जबरदस्ती चढ़ा दिया तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? देखो, प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया किसमें होगी? विपरीत और बेमेल। तो बेमेल विपरीत, और ये देखो ये और ये दोनों बेमेल है, ये चढ़ा दिया तो ये क्या आंसर क्या आएगा इसका? फोर्थ। समझ के मेरी बात? यहाँ पर विपरीत रक्त वाला समूह चढ़ा दिया, यानी मेल नहीं खा रहा। ये देखिए आप, ये वाला इधर नहीं आएगा, ये वाला इधर नहीं आ सकता, लेकिन अब चढ़ा दिया है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी यहाँ पर? प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया हो जाती है। कौन सी क्रिया हो जाती है? प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया हो जाती है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु तत्व पाया जाता है? सिंपल ही प्रश्न आया, ये तो ध्यान रखें। कौन सा आएगा? एफी आयन। कौन सा? रक्त में हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? एफी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? ये तो हरित लवक में पाया जाता है। किसमें? हरित लवक में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें पाया जाता है मित्रों? क्लोरोप्लास्ट में। ये तो किसमें का आंसर है? क्लोरोप्लास्ट। अभी पूछा ब्लड का, ब्लड का तो आंसर कौन सा आएगा? एफी। कौन सा आ जाएगा मित्रों? एफी। प्लेटलेट्स को के रूप में थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट के रूप में जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट के रूप में जाना जाता है। यानी थ्रोम्बोसाइट, इसका दूसरा नाम क्या है? बिम्बाणु। क्या नाम है मित्रों? बिम्बाणु। ठीक। और इसी का नाम है प्लेटलेट्स। क्या नाम है इसका? नाम प्लेटलेट्स। इसका नाम ही क्या है? प्लेटलेट्स है। ठीक मित्रों, कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, और ये आ जाएगा आंसर। आगे मित्रों समझ में। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? आपको पता है भोजन और ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ, आवश्यक, बात करें आवश्यक पोषक तत्व। भोजन से मतलब क्या है यहाँ पर? आवश्यक पोषक तत्व। और O2, ठीक, O2 CO2 का परिवहन करने में कौन काम आता है? परिसंचरण तंत्र। कौन आता है? परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र सर्वप्रथम किसने बताया? सर्वप्रथम किसने बताया मित्रों? सर्वप्रथम विलियम हार्बर ने। विलियम हार्बर ने रक्त परिसंचरण के बारे में किसने बताया? विलियम हार्बर ने बताया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 29वें नंबर का प्रश्न चल रहा है। रक्त प्लाज्मा में ग्लोबिन की मात्रा, बात करें हम। रक्त प्लाज्मा में ग्लोबिन जो किसके कारण लिए जिम्मेदार होता है? ग्लोबिन जो होता है किसका जिम्मेदार होता है रक्त प्लाज्मा में? किसमें? रक्त प्लाज्मा में ग्लोबिन जो पाया जाता है किसके लिए जिम्मेदार होता है मित्रों? रक्त ग्लोबिन। बताइए जरा, रक्त ग्लोबिन किसके लिए जिम्मेदार होता है? कौन बताएगा रक्त ग्लोबिन किसके लिए जिम्मेदार होता है? रक्त ग्लोबिन बताओ, कौन हो सकता है रक्त ग्लोबिन में? तो देखो आप, ऑक्सीजन का परिवहन करता है कि ग्लोबिन? नहीं कर रहा। परासरण संतुलन नहीं कर रहा। रक्त का थक्का बना रहा है कि प्लाज्मा? नहीं बना रहा। तो क्या जाए? प्रतिरक्षी क्षमता के अंदर प्लाज्मा में सहायक हो सकता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन, प्लाज्मा ऑक्सीजन का परिवहन थोड़ी कर रही है, नहीं कर रहा है, तो आरबीसी करती है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? प्रतिरक्षी तंत्र में। कौन सा? प्रतिरक्षी तंत्र में। 30 नंबर का प्रश्न देखिए मित्रों। यदि दो अलग अलग समूहों के रक्त आपस में मिला दिए जाए तो क्या हो जाएगा? यानी कौन सी समस्या आ जाएगी? थोड़ी देर पहले ही हमने ये प्रश्न पढ़ा है कि कौन सी समस्या आ जाएगी। तो यह मुझे विपरीत विपरीत या बेमेल रक्त
बेमेल रक्त चढ़ाने से कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रतिजन प्रतिरक्षी, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया हो जाती है, प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? रक्त समूहन। क्या कहते हैं मित्रों? रक्त समूहन। और इसी का नाम है रक्त अभिश्लेषण। क्या नाम है? रक्त अभिश्लेषण। और इसे कहते हैं अंग्रेजी में एल्ग्यूटिनेशन, एल्ग्यूटिनेशन। तो आंसर क्या आएगा मित्रों इसका? आपस में रक्त समूह, अलग अलग रक्त चढ़ा दिया जाता है तो क्या है? एल्ग्यूटिनेशन कहलाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 30 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो मित्रों, हम ये 13 प्रश्न हमने किसके पढ़े हैं? रक्त के पढ़े हैं। रक्त के समूह, रक्त समूह से जो प्रश्न पुरानी भर्तियों में आए उनका एनालिसिस किया है। तो आप ध्यान रखें, आप ये मत सोचो बार बार कि 24 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है, 4th ग्रेड में कैसे होगा, ऐसा मत सोचो। आपने अगर नौकरी लगने का सपना देख रखा है तो आप ध्यान रखिए, सपने वो नहीं होते जो सोने पे दिखाई देते हैं, सपने वही होते हैं जो सोने ही नहीं देते। तो ध्यान ले, ठान ली तो फिर ठान लिया आपने कि हाँ हमें गवर्नमेंट नौकरी लगना है, तो आप ताबड़तोड़ आप तैयारी करने लग जाइए। 17-18 दिन बाकी रह गए आपके पास। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।